जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। सीटेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पहले आपको हम यह बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। कहने का तात्पर्य जिस बच्चे की तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, तीव्र होती है, वह सीटेट में उतना अच्छा स्कोर ला पाता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए रहे हैं, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। इसीलिए दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब एकदम तर्क पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय सिर्फ रटने का प्रयास नहीं करिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको इस चैनल पे 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम सब पेपर को सॉल्व कर रहे हैं वह पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था, इसी को हम सब कवर करेंगे। इसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो थे उसको हम सब कवर कर चुके हैं। आज हम सब ईवीएस के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सब 30 क्वेश्चन की श्रृंखला को प्रस्तुत करेंगे, फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें 21 जनवरी 2024 में कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें आपको ईवीएस, सीडीपी, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी उसमें शामिल रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासें, थ्योरी क्लास उपलब्ध कराई जाती हैं, साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कराया ही जा रहा है। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से ईवीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पर्यावरण में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके विषय वस्तु से। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी तरफ हम सब चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें किसकी बात कर रहे हैं? जोहड़ की बात कर रहे हैं। सही उत्तर चुनिए। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। थर्ड ऑप्शन है यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे जोहड़ मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक तालाब के जरिए, जो तालाब होता है उसी को कहीं पे जोहड़ बोलते हैं, कहीं पे बावड़ी बोलते हैं, कहीं पे तालाब बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। जो आदिवासी इलाके होते हैं वहाँ पे जोहड़ बोला जाता है। वहाँ पे जो वर्षा का जल होता है उसको संचयन किया जाता है, बाद में उसका यूज किया जाता है उस पानी का। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम, दोस्तों भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। आपको हमने बताया था थीम और उप थीम के बारे में, वही कह रहे हैं कि भोजन जो थीम है उसके बाद आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन है सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। थर्ड ऑप्शन है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिचित खाद्य पदार्थों का चित्र दिखाना। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ये भोजन की बात करें तो भोजन थीम किससे संबंधित होगा? थर्ड इज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न क्या है दोस्तों? क्या अभिसारी है, क्या विश्लेषणात्मक है, क्या काल्पनिक है या फिर तथ्यात्मक है? कह रहे हैं कि एक शिक्षिका है जो अपने बच्चों से पूछ रही है कि हम सर्दियों के एक समय में
ऊनी कपड़े पहनने के बाद क्यों अच्छा महसूस करते हैं। तो ऐसा जब प्रश्न एक शिक्षिका एक बच्चों से कर रही है तो उसका करने का तात्पर्य क्या है, करने का मतलब क्या है। क्या अपसारी प्रश्न है। देखिए अपसारी ये यहाँ पे आया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट एग्जाम में अभिसारी और अपसारी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपको हम बता देते हैं अभिसारी और अपसारी क्या होता है। एक होता है अपसारी सोच, एक होता है अभिसारी सोच। जो इसमें दिया गया है अभिसारी सोच, यह दोस्तों जिसे बहुविकल्पी प्रश्न को ही होता है वह अभिसारी के अंतर्गत आता है, लेकिन जब निबंधात्मक कोई प्रश्न दिया जाता है वह आपका अपसारी के अंतर्गत आता है। जैसे अभी आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें कि आप भारत की राजधानी बताइए। अब जितने भी बच्चे रहेंगे सभी का एक ही जवाब होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। किसी का जवाब तो बदलेगा नहीं, सभी ही कहेंगे नई दिल्ली है। यह कैसा प्रश्न है दोस्तों, यह आपका अपसारी है। लेकिन अगर हम ऐसा पूछें कि भारत की राजधानी की विशेषता बताइए, क्या तब सभी बच्चों का जवाब एक जैसा रहेगा, नहीं रहेगा। यही होता है आपका अपसारी सोच। तो जो अपसारी होता है वह पॉजिटिव होता है और जो अभिसारी होता है वह निगेटिव होता है। लेकिन इसमें उन्हीं कपड़ों पर क्यों सहज महसूस करते हैं, तो इसमें का जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सेकंड इज राइट आंसर, विश्लेषणात्मक प्रश्न। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण है। कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक है ईवीएस की, उसमें एक अध्याय है वहीदा का प्रिज्म और दोस्तों नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। ये ऐसा करने का क्या, उस चैप्टर को शामिल करने का क्या कारण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। सेकंड है उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। थर्ड ऑप्शन है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। फिर लास्ट है उसके सामने आली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो करेक्ट आंसर इसमें दिया गया है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है सी और डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी डी और ए सही है। अब देखिए इसमें ऑप्शन फोर्थ सही होगा। अब इसमें प्रिज्म को रंग को दर्शाता है, यह ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी ऑप्शन आपके राइट हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। सेकंड कथन है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। थर्ड है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। या फिर लास्ट है आकर्षक रंगों को पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सिखाना। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए बी डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन गलत है, चटाई बनाने की विधि के चरणों को याद करना। अब देखिए याद करना केवल ये सब आपके निगेटिव पॉइंट है, ऐसे पॉइंट आपको जहाँ भी मिले आप उसे तुरंत काट दीजिए। अब यहाँ पर रटंत की बात करें तो रटंत ऑप्शन आपका होगा नहीं। अगर आपको आंसर खोजने में समस्या हो तो आप पहले उस आंसर की तरफ चले जाइए जो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। जैसे सी हमको पता है, याद करने की बात करें तो ये नहीं होगा, तो सी किस ऑप्शन में है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन, दूसरा और चौथा ऑप्शन कट गया, बचे कितने ऑप्शन। अब आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन में खोजना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो आप बहुत आसानी से आंसर को खोज सकते हैं इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। 1 मिनट इसमें करेक्ट, 1 मिनट दोस्तों, इसी तीनों में तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ये तीनों ऑप्शन करेंगे। आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक आंसर आपको पता है वो नहीं होगा। सी आपको पता है, याद करना नहीं हुआ, बाकी एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी सब में सी है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस
में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। सेकंड ऑप्शन है पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। थर्ड ऑप्शन है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। लास्ट ऑप्शन है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूछताछ दोस्तों, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति करना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। सेकंड है उसमें उपस्थित लय तत्व की मात्रा का पता चलेगा। थर्ड है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। या फिर लास्ट है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। जब हम मलेरिया की जांच कराते हैं, जब हम ब्लड देते हैं अपना मलेरिया की जांच करने के लिए, उसमें क्या पता चलता है? तो उसमें पता चलता है उसमें हमारे ब्लड में जो जीवाणु होते हैं उनका पता चलता है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। आपके सीटेट एग्जाम में एक चैप्टर है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी से संबंधित आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसके कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है। फर्स्ट है मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। ये तो सही है दोस्तों, मधुमक्खियाँ कहाँ रहेंगी? शहद के छत्तों में ही रहेंगी। इसके बाद कह रहे हैं कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सेकंड कथन है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का भी कार्य करती हैं। लास्ट है श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें सही कथन आपको बताना है। फर्स्ट है ए और बी सही है, सेकंड है सी और डी सही है, थर्ड है ए और सी सही है, लास्ट है ए और डी सही है। अब जब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएं तो इसमें जब अगर जो ऑप्शन आपको पहले आ रहा है उसका पता कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो जो आपको अगर एक ही ऑप्शन पता है जो नहीं आया है तो उसके ज़रिए भी आप खोज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ आंसर होगा। इसमें ए और डी सही है। मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं दोस्तों। एक ही जो रानी मक्खी होती है एक ही होती है जिसका काम होता है अंडे देना। और जो लास्ट है श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह भी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? कह रहे हैं कि जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसमें जोड़ दिया जाता है बच्चे को जो आप पढ़ाएं, एनसीएफ इस पर जोड़ देता है कि आप बालक को जो भी पढ़ाएं उसके बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा गया वही रट के आप पढ़ा दीजिए। जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं पहले उसे पता कर लीजिए कि बालक उसके बारे में जान रहा है कि नहीं जान रहा है। आप ऐसी चीज़ें ना पढ़ाइए जो बालक को पता ही न रहे मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपको जानवर की बात करें हम सब, तो अगर आप बच्चे को जानवर पढ़ाना है सबसे पहले आप क्या बताएंगे? जो जानवर वो देख रहा, अपने आरी बगल देखा उस जानवर की चर्चा करिए। ऐसा नहीं कि जो जानवर को कभी देखा ही नहीं उसकी चर्चा करेंगे वो कहाँ समझ पाएगा। वही कह रहे हैं कि बालक को हमको पूर्ण ज्ञान से जोड़ना चाहिए। फर्स्ट है विद्यार्थी ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। अब देखिए इसमें बाध्य की बात कर रहे हैं। हमने कहा ना कि इसमें आपको ऐसे विकल्प की तरफ नहीं जाना है जिसमें बालक को जबरी चीज़ कोई किया जाए, रटाया जाए। तो इस ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। देखिए इसमें एकमात्र की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ ज्ञान का स्रोत पाठ्य पुस्तक ही होता है? यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में सहायता करती हैं। दोस्तों देखिए इसमें सहायता कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सिर्फ यही है बुक से ही आप पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ बुक क्या है, एक माध्यम होता है, कोई चीज़ सीखने के लिए एक माध्यम होता है। तो ऑप्शन अभी थर्ड अभी तक सही है, लेकिन लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधन को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। अब देखिए कह रहे हैं शिक्षण अधिगम संसाधन को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें से वह अंडा देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताइए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपको हम एकदम सरल शब्दों में आपको बताते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा पक्षी है, नर पक्षी है, वह घोंसला बनाता है। एक ही घोंसला नहीं बनाता, काफ़ी घोंसले बनाते हैं, 10-20 ऐसे घोंसले बनाएगा। जो मादा होती है, मादा पक्षी, उस घोंसले में जो सबसे बढ़िया घोंसला होता है, एक घोंसले को चॉइस करती है, उसी में अंडा देती है, बाकी सभी घोंसले खराब हो जाते हैं। तो वह कौन सा पक्षी है जो इस प्रकार से घोंसले का निर्माण करता है? ऑप्शन है दार्जिन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी, शक्करखोरा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बीवर पक्षी। बीवर पक्षी दोस्तों कई घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी बनाता घोंसला है। नर पक्षी नर पक्षी जो है घोंसला बनाता है। जो मादा पक्षी होती है, जो उसमें सबसे अच्छा लगेगा उसमें वह अंडे देती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। दोस्तों कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सेकंड कथन है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोनों ए और बी सही नहीं है, या फिर थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, ए सही है दोस्तों लेकिन डी आपका गलत है। जो कहेंगे लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, यह गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति का सबसे अच्छा दर्शाता है? दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? बाल केंद्रित रणनीति की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन में इसमें एक मिनट, हाँ दोस्तों इसमें आपको बताना बाल केंद्रित की बात कर रहे हैं। आपके एग्जाम में बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है और शिक्षक केंद्रित निगेटिव होता है, इसको आप जानते रहिए। जहाँ पे बाल केंद्रित की बात किया जाए वह ऑप्शन सही होगा, वह ऑप्शन बालक के फेवर में है। और जहाँ पे शिक्षक केंद्रित बात किया जाए तो वह ऑप्शन आपका 100% गलत होगा। तो इसमें कह रहे हैं चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन पहले देखते हैं। ए और बी सही है, सेकंड है बी सी सही है, थर्ड है सी और डी सही है, लास्ट है ए और डी सही है। अब देखिए चर्चा करना बाल केंद्रित होता है कि नहीं? जहाँ पे बालक अपने समूह में चर्चा करे, समूह बनाए, सहपाठियों के साथ सीखे, तो यह आपका फर्स्ट होता है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप पहले चेक कर लीजिए ए ऑप्शन किस में है। दो में है, दो में नहीं है, मतलब ए और दो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा है, या ए और बी सही होगा या फिर ए और डी सही होगा। अब देखिए बी में कह रहे हैं प्रदर्शन, अब बी को हमको चेक ही नहीं करना है, हाँ नहीं बी को चेक करें, प्रदर्शन कह रहे हैं, प्रदर्शन है। इसके बाद सी को हमको चेक नहीं करना है, सी की बात ही नहीं। अब सर्वेक्षण है दोस्तों, इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ होगा, ए और डी दोस्तों, चर्चा और सर्वेक्षण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? कह रहे हैं कि पोचमपल्ली एक स्थान है और वहीं पे एक साड़ी बनती है, बहुत चमकदार साड़ी होती है और उसी के लिए फेमस भी है। तो वह कहाँ पे किसका भाग है, किस राज्य का भाग है? तो फर्स्ट है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये तेलंगाना का भाग है। जो समस्याएं होती हैं काफ़ी बच्चों के अंदर, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हैं। आप क्वेश्चन का जवाब देने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं तो पूछ और कुछ रहा है, जवाब हम और कुछ दें। इसलिए आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा पूरा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि और सबकी मदद हो सके। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा की सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है
चिड़ियाघर के जानवरों को नाम याद करना। क्या ऐसा है आप चिड़ियाघर में जाएंगे, जितने भी चिड़िया या फिर जो भी जानवर हो सब आप बच्चों के लिए निर्देशित करेंगे, सबका नाम आपको याद करना है? ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होते हैं, सबका नाम आप याद नहीं कर सकते। तो मतलब ये ऑप्शन आपका गलत होगा। अब यहीं से भी आप निकाल सकते हैं जवाब। आप पहले चेक कर लीजिए। पहले आपको हम ऑप्शन कथन जो दिए हैं पढ़ के सुना देते हैं। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। अब आप समझ लीजिए कि आपके पास और जो 3 कथन दिए गए आप नहीं समझ पा रहे हैं इसका क्या मतलब है, लेकिन आपने एक तो समझ गए कि आप नाम सभी बच्चों को याद करने के लिए नहीं कह सकते, ये गलत विधि है। तो जिस ऑप्शन में ए है पहले हम उसे ही हटा देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ए है, थर्ड ऑप्शन में ए है, फोर्थ ऑप्शन में ए। बचा क्या दोस्तों? बचा आपका एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके से दोस्तों आप कुछ सेकंडों में सही आंसर का टिक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हमको किस तरीके से। एक ही विकल्प तरफ नहीं कि हम एक ही के आंसर पहले चेक करें, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा एडवांस बनिए, जो नहीं आ रहा है पहले उसे ही हम हटा देते हैं। आपके पास ऑप्शन कम हो जाएंगे। मान लीजिए 2 में तो हमको 2 में ही खोजना पड़ता, या हमको 4 ऑप्शन में चेक करना पड़ रहा है कौन सही होगा कौन नहीं होगा। अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, उसमें है नहीं, वही आपका राइट हो गया। तो इसलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। दोस्तों शिक्षिका है, किसके बात की है? जानवरों को पढ़ाया है। फर्स्ट है आसपास के विभिन्न जानवरों को नाम लिखिए। सेकंड है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करें। थर्ड ऑप्शन है अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणी में वर्गीकृत करें। लास्ट है जानवरों को परिभाषित करें। अब इसमें ऑप्शन जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन है, अब देखिए उपयुक्त कौन प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों प्राथमिक छात्र के लिए कौन सा सही नहीं है उसको आपको बताना है। फर्स्ट है ए और सी, सेकंड है बी और सी, थर्ड है केवल सी, या फिर लास्ट है केवल डी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल डी। दोस्तों जानवरों को परिभाषित करें। आप उनको परिभाषित करने के लिए नहीं कह सकते जो छोटे बच्चे हैं। पर अभी जो छोटा बच्चा है, प्राइमरी का बच्चा है, आप जानवरों के बारे में कहेंगे आप परिभाषित करके बताइए तो वो नहीं बता पाएगा, इसलिए आप इसको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य बताइए। आपको बताना है हरियाणा से लगे हुए कौन से राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, या फिर सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है। थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है। लास्ट है बिहार, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। आपको हरियाणा समझना है कि हरियाणा है कहाँ। आपसे मैप से संबंधित एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सीटेट में, इसको आप जानते रहिए। जो हरियाणा से सटे हुए राज्य हैं तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों, बिहार भी नहीं है। तो बिहार 2 में है तो 2-3 आपका हो गया नहीं। आप ऐसे भी छाट सकते हैं कि 2 आप, जैसे हमको पता हो कि बिहार हरियाणा से सटा हुआ है, नहीं है, क्योंकि हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, तो बीच में उत्तर प्रदेश पर जा रहा है, बिहार तो होएगा नहीं हरियाणा से। तो बिहार किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में बिहार हो गया, 2 ऑप्शन कट गया, आपके पास 2 ऑप्शन बचा बीच में, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं सटा हुआ है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर को छाट सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कथन ए है दोस्तों, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। यह रेशम के कीड़ा की बात कर रहे हैं। इसके बाद है कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ऑप्शन है दोनों कथन ए और आर सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है दोनों कथन ए और आर सही है किंतु आर की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। हमने जब आपको रेशम के कीड़े की बात किया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि इसका एक कई किलोमीटर दूर से ही गंध को पहचान के समझ जाते हैं वहाँ पे रेशम का कीड़ा है। तो ऑप्शन इसमें ये सही होगा। कथन दोनों ए और आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या भी करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कथन ए है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, ये वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। सेकंड कथन है ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं। करें दोनों कथन दोस्तों,
1 और 2 सही है। सेकंड है दोनों कथन 1 और 2 गलत हैं। थर्ड है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। फिर लास्ट है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका जिसे तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है। एक व्यापक मूल्यांकन होता है, एक सतत मूल्यांकन होता है। जब हम आपको मेजरमेंट पढ़ा रहे थे, मापन एवं मूल्यांकन, वहाँ पे आपको बताए थे कि सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन कहते किसे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि सतत मूल्यांकन आप किसे कहेंगे, व्यापक मूल्यांकन किसे कहेंगे। इस सवाल का जो आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका जवाब आपको कमेंट में करना होगा। अगर आपने व्यापक और सतत समझ लिया तो इसका जवाब आराम से दे देंगे, क्योंकि यह जितने भी बच्चों ने यह पेपर दिया था इसमें जेड की तरह आंसर दिखाया गया था और सभी को समान नंबर दिया गया था। हम आपको व्यापक और सतत बताते हैं क्या होता है, फिर आप इसका समझ के कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। व्यापक मूल्यांकन वह होता है जिसे हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पूरी 1 साल मेहनत करके पढ़ाएं, लास्ट में उसका पेपर ले लें, एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा, यह आपका व्यापक मूल्यांकन है। लेकिन अगर कोई चीज़ हम कोई चैप्टर को पढ़ाएं, क्लास में पढ़ाएं और क्लास ख़त्म हुआ तभी उसे हम बीच से क्लास के बच्चों से पूछते जाएं कि इसका क्या मतलब हुआ, हमने जो पढ़ाया, तो इस प्रकार से चेक करना, यह आपका सतत मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन जो शिक्षण कार्य के दौरान ही किया जाता है मूल्यांकन, वह आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। शिक्षण कार्य खत्म होने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है वह आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन निगेटिव पॉइंट होता है और सतत मूल्यांकन पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसलिए ऐसा कि दोस्तों, जैसे आपने 1 साल तक मेहनत करके किसी बच्चे को पढ़ाया और लास्ट में पता चला कि बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है, आपकी पूरी 1 साल की मेहनत खराब हो गया। अब आप उसे सुधार नहीं सकते क्योंकि वो 1 साल तो वापस आएगा नहीं। लेकिन अगर आपने सतत मूल्यांकन किया है तो आपको पता है कि यह बालक किस चीज़ में कमज़ोर है, उसे आप सुधार सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक सबूत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता गया, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, कह रहे हैं कि एक रवि है, वो एक गिलास पानी लेता है, आधा गिलास पानी रहता है, उसमें एक नींबू डाल देता है, फिर उसमें आधा चम्मच नमक डाल रहा है बहुत सारा। क्या होगा? नींबू जल में डूब जाएगा, नींबू जल में तैरने लगेगा, नींबू जल में 2 भाग में टूट जाएगा, नींबू गिलास के बीचों बीच चला जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट होगा, नींबू जल में तैरने लगेगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मौसम, पानी, यात्रा। सेकेंड है भोजन, पदार्थ, आवास। थर्ड है परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। लास्ट है आवास, यात्रा, चीज़ें हम जो बनाते हैं और जो करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलबरूनी की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे एक निगेटिव पूछा गया है, जो भी निगेटिव पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, थोड़ा सा मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब नहीं हो बच्चे पहला ऑप्शन देखेगा, सही हो, वही टिक करके आगे बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ नहीं पूछा गया है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अलबरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। सेकंड है 1000 से ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। थर्ड है उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये फिर लास्ट है उसने अपने लेख में भारत में तालाब के बनाने के तरीके की प्रशंसा की। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गलत है, जो कह रहे हैं तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। यह दोस्तों सही है, उसने बहुत कुछ लिखा था लेकिन इसमें नहीं पूछा है, यह गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलबरूनी ने तालाब के बारे में बताया था कि यहाँ तालाब कैसे सीढ़ीदार होते हैं, तालाब की यारी यारी बाउंड्री बनी होती है। तालाबों के बारे में इन्होंने बहुत सारे वर्णन किए थे। तो इसमें राइट आंसर 3 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें नीचे दिए कथन ए और बी पर विचार करें। कथन ए है
बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है। थर्ड है, सेकंड कथन है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है धान को पानी तो चाहिए ही। अब इसमें निम्नलिखित में सही कोड चुनिए, ए और बी सही है। सेकंड है, ए और बी दोनों गलत है। थर्ड है, ए सही है परंतु बी गलत है। लास्ट है, ए गलत है परंतु बी सही है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट सही है, ए और बी दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। फर्स्ट है 15 ग्राम, सेकंड है 24 ग्राम, थर्ड है 36 ग्राम या फिर लास्ट है 4 ग्राम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 36 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं। 4 और 5 छात्रों होगा दोस्तों, यहाँ पे या 5 लगा था बटे नहीं है। ये 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं। सेकंड है परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएं। थर्ड है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। या फिर फोर्थ है समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों का एक समूह बनाएं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कौन से कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनिए। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। घड़सीसर की बात कर रहे हैं। सेकंड है यह लगभग 6 से 50 साल पहले बनाया गया था। थर्ड है यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। फोर्थ है यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो सही नहीं है। तो गलत क्या है इसमें? यह आज प्रयोग में नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अभिकथन थीम परिवार और मित्र ईवीएस की एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवर को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह तो अभिकथन हो गया। अब कारण है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। सेकंड है अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। लास्ट है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही होगा। एक मिनट दोस्तों, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये अभिकथन हो गया। कारण है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन है ए और आर सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। सेकंड है ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। लास्ट है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए सत्य है दोस्तों लेकिन आर असत्य है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास की कृषि फार्मों के दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? तो फर्स्ट है प्रश्न कहना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। सेकंड है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्त। लास्ट है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा प्रश्न कहना, अभिव्यक्त करना और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? परिणाम निकालना। ए फर्स्ट इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन थे उसको कवर किए हैं, जो कि आपका 21 जनवरी 2024 में जो सीटेट एग्जाम हुआ था इसी दिन ये पेपर पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके
2011 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके सीटेड, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेड एग्जाम हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। चलिए ये क्लास ही समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलती है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।